स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर दोस्तों आ चुका है। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और जो हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों के लिए जो आपका परीक्षा का पेपर आएगा वो किस टाइप से आएगा, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करें कि आपकी इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इस क्लास को देखने के बाद आप लास्ट में अपना मूल्यांकन करना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इस क्लास में से दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आप क्या करें दोस्तों, लास्ट तक ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें। ठीक है, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। यहाँ पर कनिका सोलंकी, यहाँ पर शरीफ बालक हैं, गुन्नू जी है, हाँ जी, दीप कुमार है, यहाँ पर कृष्णा जी है, मनीषा है। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत दोस्तों। फटाफट आ जाओ हमारी इस लाइव क्लास में। और जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, बढ़िया तरीके से थोड़ा आप क्या करें, क्लास को दोस्तों शेयर कर दे। ठीक है, चल गई क्लास, बिल्कुल चल गई दोस्तों। नमस्कार नमस्कार सभी प्यारे साथियों को राम राम। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। कमेंट करेंगे यहाँ पर आप सभी साथी कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा हो जाएगा। ये क्लास दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट का जो एग्जाम होगा ना, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना। तो देखो, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों है राणा प्रताप सागर हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सांगानेर का हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डा कहाँ पर दोस्तों है, सांगानेर हवाई अड्डा है वो जयपुर में है। ठीक है ना, जयपुर में दोस्तों हवाई अड्डा है। और इसको दोस्तों 2005 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है। तो क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। सर सीईटी की तैयारी करवा दो, ये क्लास सीईटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लो, तो ध्यान से देख लो। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल, ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप तो बस ध्यान से पढ़ाई करो। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। अगला सवाल पूछा है, राज्य के किस जिले को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कमेंट करेंगे, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ या बांसवाड़ा। फटाफट तरीके से सभी साथ साथ में कमेंट करेंगे दोस्तों। देखो, आपका एग्जाम में बहुत नजदीक आ चुका है। अगर अब भी आप ढिलाई कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर मत बोलना कि सर मेरा नंबर नहीं आया। जो बच्चे हमारे साथ डेली जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका नंबर आएगा। जो नहीं पढ़ रहे, सीधी बात है, नंबर कहाँ से आएगा। ठीक है ना। तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है वो बिल्कुल कौन सा जिला कहलाता है, वो अपना बांसवाड़ा जिला है। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, बांसवाड़ा दोस्तों। बांसवाड़ा को राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, मानसून का प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा जिला कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला पूछा दोस्तों आपसे, राष्ट्रीय आपदा योजना के तहत जोखिम घटाने के लिए बनाए गए सेडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्य है। यहाँ पर आपको इसके लक्ष्य बताना है दोस्तों कि इसका लक्ष्य क्या है। क्षमता का विकास करना, जोखिम को समझना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहयोग या उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, कुछ हटके प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे कि राष्ट्रीय आपदा योजना के तहत जोखिम घटाने के लिए बनाए गए सडाई वर्क फ्रेम कौन कौन से दोस्तों हैं। तो यहाँ पर तीनों ही है। जो भी उपरोक्त सभी कमेंट कर रहा है, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस जिले का वाटर शेड नीलांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। कमेंट करेंगे भाई, इनमें से किस जिले का वाटर दोस्तों है वो नीलांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जयपुर, जोधपुर, कोटा और झालावाड़। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। नीलांचल राष्ट्रीय जो परियोजना दोस्तों है ना, ये है विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है, जो कि कहाँ पर दोस्तों है, राजस्थान के जोधपुर जिले में है। जोधपुर और जालोर में कार्यरत हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा जोधपुर। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, जोधपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। संगू जी है यहाँ पर, भावी जी है, प्रिया जी है, बहुत बढ़िया, शानदार। सबके देखो उत्तर यहाँ पर क्या आ रहे हैं, एकदम सही आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ूँ क्या, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है।
अगला पूछा है राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से अधिक सिंचाई होती है? कमेंट करना है भाई। राजस्थान का ऐसा जिला दोस्तों जो क्या करता है, भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई करता है। देखो जो बच्चे चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ ये मत सोचना एग्जाम इजी है हम निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, दिन रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम दोस्तों है ना, जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे थे वो भी आज क्या कर रहे हैं, वो भी आज दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के नोट्स बना रहे हैं। लाइब्रेरी में जाके देख लो, बैग लेके आते हैं स्प्रिंग बोर्ड का, और बुक किसके निकालते हैं, अंदर से चतुर्थ श्रेणी के निकालते हैं। तो बात को समझो और ध्यान रखना, ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, इसमें भी बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, डेली क्लास में आओ, शानदार पढ़ाई करो, दबा के पढ़ाई करो दोस्तों, ठीक है ना। तो भाखड़ा नागल का दोस्तों जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वो किसको मिलता है दोस्तों, हनुमानगढ़ जिला यहाँ पर आएगा। क्या आएगा उत्तर, हनुमानगढ़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ जो मेरे साथ जुड़ा है उन सभी का नंबर आना चाहिए, जो मेरे साथ मेरे पे भरोसा कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है ना, उन सब का नंबर आना चाहिए। और वो नंबर कब आएगा, जब आप तन मन धन से पढ़ाई करोगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है सोम कमल आंबा परियोजना है और निम्न में से किस जिले में है? कमेंट करेंगे साथियों, सोम कमल आंबा परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो सोम कमल आंबा परियोजना दोस्तों है, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है सभी का कि ये अपने कहाँ पर दोस्तों है, डूंगरपुर जिले में सोम कमला आंबा परियोजनाएं वो दोस्तों हैं, ठीक है। तो डूंगरपुर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी नदी सदावहिनी है? सदावहिनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्षों महीने बहती है, मतलब 12 महीने बहती है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने ही बहती है, वो उसे दोस्तों कहते हैं सदावहिनी, है ना, सालों साल बहती है। तो फटाफट कमेंट करना है निम्न में से सदावहिनी नदी है वो कौन सी है? कांतली, बाणगंगा, घग्गर या चंबल? तो इनमें से सदावहिनी दोस्तों नदी है, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, वो रहेगी चंबल। चंबल दोस्तों क्या आती है, 12मासी नदी में आती है दोस्तों, ठीक है ना। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, 12मासी नदी कहा जाता है, घड़ियालों की शरण स्त्री कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है यहाँ पर, तेजाराम जी है, पीयू जी है, पुष्पेंद्र है, दीपिका चौहान है, ओम प्रकाश प्रजापति है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सही आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, चंबल नदी का उद्गम है। बात करेंगे चंबल नदी के दोस्तों, कमेंट करना है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ से, कुंभलगढ़ से, जानापाव पहाड़ियों से या दोस्तों अलवर की पहाड़ियों से? तो चंबल नदी दोस्तों है ना, ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की जानापाव पहाड़ियों से निकलकर छत्तीसगढ़ के समीप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछे कि चंबल का प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है, तो चित्तौड़गढ़ जिले से होता है, ठीक है। इसका उद्गम अगर आपसे पूछे कहाँ से होता है, तो जानापाव की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। क्या आएगा उत्तर बताओ, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा सेवण क्या है दोस्तों? झालावाड़ में मीठे पानी की झील है, कम वर्षा में उगने वाली घास है, एक दुर्लभ वन्य जीव है या मरुस्थलीकरण मिट्टी का प्रकार है? बात करेंगे सेवण के बारे में दोस्तों। सेवण है वो क्या है दोस्तों, तो ये क्या होती है दोस्तों, ये एक बिल्कुल मरुस्थल में उगने वाली घास है, ठीक है ना। सेवण दोस्तों क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो सेवण क्या है दोस्तों, बिल्कुल ये एक घास का प्रकार होता है, ठीक है। जो भी घास का प्रकार कमेंट कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा कि कम वर्षा में उगने वाली घास होती है ना, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेवण घास। और सेवण घास दोस्तों है ये जैसलमेर जिले में अधिक पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला कहलाता है? बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों कि राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है? खेजड़ी, नीम, पलास या पारस पीपल? बताओ भाई, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला कहलाता है? तो जंगल की ज्वाला दोस्तों है वो बिल्कुल आपका कहलाता है पलास का वन। पलास पाए जाते हैं दोस्तों वन में, इसे क्या कहते हैं, जंगल की ज्वाला कहा जाता है।
जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। एक बार बढ़िया तरीके से दोस्तों क्लास को शेयर कर दो, ताकि जो भी आपके भाई बहन हैं सभी इस क्लास में आ जाए और घर बैठे शानदार शिक्षा प्राप्त कर सके दोस्तों। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजन है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन है। अरावली की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में दोस्तों अगर बात करें कि प्रमुख जल विभाजक है, वो है अरावली की पहाड़ियाँ। क्या आएगा उत्तर, अरावली दोस्तों। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, बिल्कुल। और इसे और क्या कहा जाता है, राजस्थान की जल विभाजन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ रही है वह दिशा कौन सी है। अगर बात करें अरावली की दोस्तों, अरावली की चौड़ाई बढ़ रही है ना, वो किस दिशा में बढ़ रही है, फटाफट कमेंट करेंगे। अरावली की चौड़ाई किस दिशा में बढ़ रही है। तो अरावली की चौड़ाई दोस्तों बढ़ रही है, वो बढ़ रही है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में। ठीक है ना, अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है ना, और दक्षिण पश्चिम भाग है दोस्तों वो चौड़ा है, और जबकि उत्तर पूर्वी भाग है वो क्या है, एकदम संगड़ा पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने से पहले, जो भी विद्यार्थी राजस्थान में तमाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, संपूर्ण कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो दोस्तों क्या है 50,000 प्लस पदों पर है, उसका कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे पास में। और जो 5,000 प्लस पदों पर राजस्थान प्यून का कोर्स है दोस्तों, हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स मात्र 299 मिल जाएगा। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और यहाँ से ज्वाइन कर लो। अगर आपको दूसरे से पेमेंट करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन पे कोऑर्डिनेट करना कि मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। बाकी बहुत शानदार कोर्स है, सभी साथी इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। इसको ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से क्या करें, इस आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। बात करेंगे मारवाड़ के भूले बिसरा नायक की। चलिए फटाफट तरीके से कमेंट कीजिए, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। राव चंद्रसेन, राव गंगादेव, अजीत सिंह या अमर सिंह राठौड़, बताओ भाई, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है दोस्तों, वो अपना हो जाएगा राव चंद्रसेन। इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला पूछा है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी। अगर बात करें बीकानेर के प्रजामंडल की दोस्तों, है ना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों है वो 4 अक्टूबर 1936 को मगाराम वेद द्वारा, मगाराम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मगाराम वैद्य द्वारा की गई थी दोस्तों। अगर पूछे कहाँ पर की गई थी दोस्तों, तो बिल्कुल राजस्थान से बाहर कलकत्ता में की गई थी। ये दोस्तों राजस्थान का एकमात्र ऐसा दोस्तों प्रजामंडल है जिसकी स्थापना है वो राजस्थान से बाहर की गई थी। बाहर कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में वर्त राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। बात करेंगे दोस्तों कि एकीकरण का ऐसा कौन सा चरण हुआ जिसमें दोस्तों वर्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया था। चतुर्थ चरण, पंचम चरण, षष्ठ चरण या तीसरा चरण दोस्तों। तो बात करें एकीकरण की दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन देखा जाए तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा पंचम चरण। पंचम चरण में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान संघ में विलय दिया जाता है। ठीक है ना। अगर आपको पूछे कि भाई व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ कब मिला था, तो ये मिला था एकीकरण के 5वें चरण में। एकीकरण का कौन सा चरण दोस्तों, 5वां चरण। अगला सवाल, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। गौरीबाई, पन्ना दाई, रानाबाई या कर्णावती, फटाफट कमेंट करेंगे। इनमें से जो वागड़ की मीरा दोस्तों हैं वो कौन कहलाती है। डूंगरपुर के दोस्तों नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई है ना, गौरीबाई को साथियों वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। इनको मीराबाई का अवतार माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा गौरीबाई। क्या उत्तर रहेगा, गौरीबाई आपका सही है।
अगला पूछा है राजस्थानी भाषा का सवर्ण युग किस काल को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का जो सवर्ण युग दोस्तों है वो किस काल को कहा जाता है। तो राजस्थान का उद्भव दोस्तों लगभग इस से क्या हुआ था, 11वीं 12वीं शताब्दी में माना जाता है। लेकिन स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा का विकास है वो 16वीं सदी के बाद होने लगा था। और 17वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान है और उसमें क्या है, राजस्थानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 1650 से लेकर 1850 ईस्वी है ना, और राजस्थानी भाषा का क्या था, ये राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग था। ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। यहाँ पर बिल्कुल डरना नहीं है, साथ साथ में कमेंट करते रहना है ताकि पता चले आपकी तैयारी किस लेवल की है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, अगला पूछा है तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। बात करेंगे तेजा जी महाराज की दोस्तों। तेजा जी है ना और राजस्थान में सबसे लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। तेजा जी के गाने वगैरह आपको हर जगह सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तेजा जी है ना वो मेरों के मीणाओं से लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। परबतसर तेजा जी दोस्तों है ना, परबतसर में क्या है, इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था दोस्तों, और तेजा जी की स्मृति में भाद्रपद सूदी दशमी को क्या मिलता है, बिल्कुल तेजा दशमी को परबतसर में इनका मेला भी भरता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा परबतसर। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, परबतसर नागौर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल ये मुस्कान बिल्कुल कमेंट में कोई बात नहीं करेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं वही यहाँ पर आए, फालतू की बातें करने एक दूसरे से यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना आपको। ठीक है ना, आना तो आप पढ़ रहे हो, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इसलिए अच्छा है कि आप जिसको भी व्हाट्सएप पे बात कर लो जिससे करनी है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इधर उधर की बातें बिल्कुल ना करें, यह आपसे मेरा नम्र निवेदन है। ठीक है, बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है आप कि आप बात है करनी है बाद में कर लेना, पर पहले क्या करो आप यहाँ पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्यंत्र बजाया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। कामड़ जाति की जो महिला होती है ना वो कौन सा संगीतिक यंत्र बजाती है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, तो देखिए तंदूरा, सुरिंदा, सतारा या बपंग। देखो हम सबको समझा सकते हैं, हमारे पास ब्लॉक करने का ऑप्शन भी आता है, बट हम नहीं चाहते कि किसी को अगर यहाँ से ब्लॉक करें, कौन करे इतना है ना। अगर फिर वो बच्चा पढ़ने के मूड में होता है फिर कमेंट करता है फिर हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। इसलिए ब्लॉक किसी को नहीं करते हैं, प्यार से समझा देते हैं। अगर समझ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते कमेंट कहने के बाद भी ऐसे ऐसे कमेंट करते तो ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, घर की बातें यहाँ कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है, घर की बातें घर रखा करो। ठीक है, यहाँ पर ओनली फॉर पढ़ाई किया करो। अब देखो भाई, कामड़ जाति के लोग दोस्तों होते हैं ना वो किस वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो कामड़ जाति के लोग दोस्तों हैं वो तंदूरा है ना, तंदूरा का उपयोग करते हैं। और ये कामड़ जाति की महिला होती है दोस्तों वो तेरे ताली नृत्य करती है। तेरे ताली नृत्य कौन करती है दोस्तों, कामड़ जाति की महिला है, रामदेव जी के मेले में करती है। अगर पूछे कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी वो की थी रामदेव जी ने। ठीक है ना, कामड़ जाति होती है दोस्तों वो रामदेव जी की भक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रागड़ी व निमाड़ी उपबोलियां हैं। लो भाई, राजस्थान की बोलियों से प्रश्न आ गया। निमाड़ी व रागड़ी है किसकी उपबोलियां हैं, मेवाती की उपबोलियां हैं क्या, मेवाड़ी की, वागड़ी की या मालवी की। रागड़ी और निमाड़ी है वो किसकी उपबोलियां हैं। तो निमाड़ी को दोस्तों जो आपका दक्षिण राजस्थान है ना इसमें दोस्तों क्या कहते हैं, सरगड़ियाँ दोस्तों भीली जातियों द्वारा पुरुषों द्वारा बोली जाती है ना। निमाड़ी दोस्तों है इसको राजस्थान के दक्षिणी भाषा के रूप में जाना जाता है। इस पर गुजराती का, भीली और खानदेशी का भाषा का प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों ही दोस्तों क्या है, ये दोनों ही मालवी की उपबोलियां हैं। ठीक है, रागड़ी व निमाड़ी है वो मालवी की उपबोलियां हैं। बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। बात करेंगे ढोल थाली की। ढोल थाली नृत्य करते हैं वो कहाँ पर किया जाता है। देखो ढोल थाली बहुत प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, और ये मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये दोस्तों किया जाता है बिल्कुल कहाँ पर, ये किया जाता है जालौर जिले में। ढोल नृत्य है वो कहाँ करते हैं, जालौर जिले का बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है। बात करेंगे जल जूलनी एकादशी की दोस्तों। जल जूलनी एकादशी दोस्तों है वो कब मनाई जाती है।
तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल जुलनी एकादशी मनाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिंदोली गीत का संबंध है, बताओ बिंदोली गीत कब गाया जाता है? अब देखो सब राजस्थान से हो, है ना, सब अपने अपने गांव से जुड़े हुए आदमी हो, तो सबको पता है, संस्कृति से जुड़े हुए हो कि बिंदोली गीत कब गाते हैं। जब क्या होती है दोस्तों, विवाह के समय बिंदोली निकाली जाती है दोस्तों। उस समय क्या होता है, उस समय दोस्तों बिंदोली गीत गाया जाता है, ठीक है ना। विवाह के पर्व पर जो वर पक्ष होता है दोस्तों, उसके रिश्तेदार क्या करते हैं, वधू के पक्ष के घर आमंत्रित किए जाते हैं। वहां से लौटते समय क्या करते हैं वो दोस्तों, बिंदोला गीत गाया जाता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, विवाह कमेंट कर रहा है ना, विवाह ऑप्शन आपका राइट है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे, जो हाईकोर्ट वाले बच्चे हैं वो देख लो। राजस्थानी जो आपकी बोलियां वगैरह हैं उससे इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, साहित्य से ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और जो चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके भी सिलेबस में ये सब कुछ है, तो ध्यान से देख लो। अगला पूछा आभूषण का, अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? कान के आभूषण है, नाक के आभूषण है, पाँव के या सिर के आभूषण है? देखो अगर आभूषणों की बात करें तो आपको पता है ना, आभूषणों की अगर अपन बात कर ही लेते हैं ना, तो आप सबको पता है कि ये जो आभूषण मैंने बताए ना, ये सारे के सारे आभूषण किसके दोस्तों आभूषण है? पाँव के आभूषण है। और अगर देखें पाँव में और क्या पहनते हैं, पाँव में पायल, बीचिया, अंगूठिया, चुटकी, है ना, छल्ला, ठोलरी वगैरह, ये सब पाँव के आभूषण दोस्तों महिलाओं के। आभूषण आजकल आपको याद रखना है ना। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? गागरोन किला दोस्तों है ना वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में है, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में दोस्तों है, और ये किस श्रेणी में आता है? देखो गागरोन दुर्ग है वो काली सिंधु राहु के संगम पे दोस्तों है, ये बिना नींव के खड़ा है। इसके चारों ओर क्या है दोस्तों, पानी है, या आप कह सकते हो तीनों ओर पानी है इसके, इसलिए से क्या बोलते हैं, जल दुर्ग कहा जाता है। तो जो भी जल दुर्ग कमेंट कर रहा है यहाँ पर, जल दुर्ग ऑप्शन आपका राइट है। कि गागरोन दुर्ग दोस्तों ना, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जल दुर्ग, यहाँ दोस्तों औदक दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। झालावाड़ में और भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ है। देखो अगर बात करें अपन दोस्तों जल दुर्ग की, तो एक तो जल दुर्ग अपने गागरोन झालावाड़ में है, एक भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, और एक कोसवर्धन बारा में है। ये तीनों ही दुर्ग है वो क्या है दोस्तों, राजस्थान के जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, आराम से प्रश्नों को समझो, प्रश्नों को याद करो, प्रश्नों को इस तरीके से पढ़ो ताकि आपको ये क्वेश्चन दोबारा वापस नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। एग्जाम आएगा तो आप सीधे सही कर लोगे। बहुत बढ़िया। हाँ, युवा भेड़ चाल चल रहे, दोस्ती करे तो भाई क्या सरकारी नौकरी से मैं बात करूंगा, ये क्या दिक्कत है संगू? कौन कमेंट कर रहा है फालतू का? सीधा ब्लॉक हो जाओगे, मिलोगे ही नहीं। अगर आपको नहीं पढ़ाई करनी है तो सो जाओ, पर यहाँ बच्चों को ज्ञान मत दो कि तैयारी नहीं करनी, यह नहीं करनी है। खुद तो पढ़ाई कर रहे हो, दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे हो यार, बिल्कुल। तो अब की बार अगर आपने कमेंट किया तो सीधा ब्लॉक हो जाओगे। पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई करने दीजिए, ठीक है। प्रसिद्ध गीत गोविंद का संबंध किससे है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे, गीत गोविंद का संबंध किससे है दोस्तों? आजकल जमाना ऐसा आ गया भाई साहब, है ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे हैं कि मैं तो नहीं पढ़ता, तुम भी मत पढ़। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे आपका नंबर नहीं आएगा, सीधी बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हो किसी के साथ में कि मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, तुम भी मत पढ़, और चुपके से पढ़ रहे हो, या फिर ऐसे किसी को डिमोटिवेट कर रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं है, नंबर नहीं आता, ऐसा मत कीजिए, बहुत पाप लगता है भाई साहब, है ना। हम बच्चों के यहाँ पर लाइफ बढ़ाने में लगे हुए, और आप यहाँ पर फालतू के कमेंट करते हो यार कि बर्बादी है, ये और वो है, बर्बाद, फिर क्यों क्लास देख रहे हो, ठीक है, समझा करो। तो देखिए गीत गोविंद देखो, जो अब कभी हम नहीं बोलने का प्रयास करते हैं, फिर जब क्या है पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तब बोलना पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर कमेंट करेंगे गीत गोविंद का संबंध किस शैली से दोस्तों हो जाएगा? तो गीत गोविंद का संबंध है वो मेवाड़ शैली से दोस्तों, ठीक है ना। गीत गोविंद का संबंध किससे रहेगा? मेवाड़ बिल्कुल शैली से रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बिल्कुल, आईने अकबरी का ढूंढाड़ भाषा में अनुवाद किसने किया? कमेंट करेंगे साथियों, आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद है वो किसने किया था? आईने अकबरी का ढूंढाड़ी भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों, वो किसने किया था? वो किया था भोलानाथ शुक्ल ने। किसने रोशन किया था? भोलानाथ शुक्ल, ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू हुई? कमेंट करेंगे, राजस्थान हथकरघा नीति है दोस्तों वो कब लागू हुई, ये आपको बताना है। मुस्कान, टीना, राहुल,
पृथ्वीराज चौहान, बहुत बढ़िया। डिक्सू सांचौर, काफ़ी सारे बच्चे सही आंसर बता रहे दोस्तों, है ना। राजस्थान हथकरघा नीति है वो कब लागू हुई थी? तो हथकरघा नीति दोस्तों अपनी लागू हुई थी, वो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है यहाँ पर, सबका उत्तर आ चुका है 17 सितंबर 2012 को, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा है, राजस्थान में जलपरी के नाम से प्रसिद्ध है। बात करेंगे जलपरी की, कि राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? सपना मीणा को, अंजलि मिश्रा को, भक्ति शर्मा को, या भावना जाट को? राजस्थान की जलपरी दोस्तों, तो भक्ति शर्मा क्या है दोस्तों? एक प्रसिद्ध जल तैराक है, इसके नाम के आगे तैराकी है, और इसको दोस्तों क्या है, कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं, ठीक है ना। तो भक्ति शर्मा ऑप्शन आपका राइट है, भक्ति शर्मा को जलपरी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नेट नहीं चल रहा है, नेट तो भी पूरा कर दिया होगा आपने इंस्टाग्राम चला के, है ना। अगर आपने इंस्टाग्राम बार बार पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाया है, अब क्लास देखने का प्रयास करें तो कैसे चलेगा, है ना। नेट का सही उपयोग करो, बिना फालतू की चीज़ें बिल्कुल ना देखो, ठीक है। ओनली फॉर पढ़ाई भी फोकस रखो। जब सोते हो तब एक बार जो दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन करके सोया करो, ठीक है। मोबाइल देखते देखते नींद नहीं आनी चाहिए, मोबाइल को दूर रखो, फिर सोने से पहले एक बार जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन किया करो। और जब सुबह उठते हो तो भी थोड़ा थोड़ा आप क्या करो कि कल मैंने क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, ऐसा डिस्कस किया करो खुद से ही, तब जाके कहीं ना कहीं आपका नंबर आपको लगेगा वास्तव में क्या कर रहा हूँ, सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। ऐसे ही भाई ऐसे काम नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। आड़ी रानी की बावड़ी है वो आपको बताना है दोस्तों। हाँ जी, आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में है, मालपुरा में, उनियारा में, या दोस्तों पीपलू में? तो देखो आड़ी रानी की बावड़ी बनी हुई है दोस्तों, ये दोस्तों बावड़ी है बिल्कुल आपके टोंक जिले के टोडा रायसिंह में। कहाँ पर है दोस्तों? टोडा रायसिंह टोंक में आड़ी रानी की बावड़ी दोस्तों, और सरड़ा रानी की बावड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? इनमें से बताना है कि कौन सा आभूषण है वो पगड़ी का है। बताओ भाई, पगड़ी का आभूषण कौन सा है? हमारी क्लास डेली शाम को 9 बजे लगती है, तो आप डेली जैसे ही 9 बजते हैं हमारे साथ लाइव जुड़े और शानदार तैयारी करें। देखिए निम्न में से अगर पगड़ी के आभूषण की बात की यहाँ पर, तो बिल्कुल साफे पर आगे दोस्तों क्या होता है, आगे की ओर बांधा जाने वाला दोस्तों पट्टे जैसे आकृति होती है, वो आभूषण होता है सिरपेज। सिरपेज आभूषण दोस्तों होता है सिरपेज। सिरपेज क्या है? बिल्कुल पगड़ी का आभूषण है, नाम ही सिर का आ गया बीच में, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे? अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछा है जी, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। यहाँ पर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? बहुत बार सवाल दोस्तों आ चुका है, तो ये बिल्कुल दोस्तों आदिवासियों को मोटिवेट करने के लिए, है ना, आदिवासी क्षेत्रों में घूम घूम कर दोस्तों जंग जागृति पैदा करने के लिए और भीलों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए मोतीलाल तेजावत क्या करते हैं? मोतीलाल तेजावत दोस्तों है ना, वो मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र को तैयार करते हैं। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? संविधान का सवाल तो आप सबको आना चाहिए, भारत में रह रहे हो भाई साहब, संविधान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो बताना है आपको कि भारतीय संविधान दोस्तों है वो बनकर कब तैयार हुआ था। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो भारतीय संविधान दोस्तों है ना, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो जो भी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताओ भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बच्चों का शोषण हो रहा है उसके दोस्तों विरुद्ध है, वो आपको बताना है। जैसे कि 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो उनको आजकल क्या है दोस्तों, किसी कारखाने या खाने के काम में रख दिया जाता है, होटल वगैरह में, कि भाई आप यहाँ काम करो, आपकी पढ़ाई नहीं करनी है, तो इसके खिलाफ कानून बना दिया गया है।
कि कोई भी अगर विद्यार्थी है, बच्चा है, कोई भी जिसकी आयु क्या है 14 वर्ष से कम है दोस्तों, तो उनको आप किसी भी तरीके से दोस्तों क्या है बिल्कुल कारखाना में नहीं रख सकते, खाने या होटल वगैरह में कहीं भी आप उसको नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 24 में। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि अनुच्छेद में इसमें क्या है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया दोस्तों, इसमें मानव का दुर्व्यवहार नहीं होगा, बेगार बाल श्रम पर प्रतिरोध है यहाँ पर, ठीक है। और अनुच्छेद 29 की बात करें तो इसमें दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका भी उत्तर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? बताओ भाई, भारत का पहला विधि अधिकारी है ना, उसके रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों? तो अपना पहला विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है, वो कौन हो जाएगा? फटाफट तरीके से एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। आप सबके कमेंट का मुझे क्या रहेगा, इंतजार रहेगा। चलिए भाई साहब फटाफट कमेंट आने दीजिए फटाफट भाई। हाँ जी, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन माना जाता है? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। क्या उत्तर रहेगा? भारत का महान्यायवादी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है, भारतीय संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या इनमें से कोई नहीं। देखिए भारतीय संसद में दोस्तों कौन आता है? तो इसमें आते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तीनों मिलकर क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर दोस्तों संसद का निर्माण करते हैं। तो क्या उत्तर आ जाएगा यहाँ पर आपका? सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, वो कौन बनी थी? तो वो दोस्तों बनी थी बिल्कुल कौन? एम फातिमा बीबी, है ना। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी दोस्तों है, ये क्या है? ये दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बिल्कुल महिला न्यायाधीश बनी थी। अगला सवाल है कि दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मात्र 299 में मिलने वाला है, गीता बैच। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, एग्जाम तक की फीस मात्र आपसे 299 ली जाएगी, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी है, राजस्थान की बोलियाँ हैं, साहित्य है, संपूर्ण कवर करवाया जाएगा वीडियो लेक्चर और PDF के माध्यम से। तो फटाफट डाउनलोड करो RPSTDF को प्ले स्टोर से और ज्वाइन कर लो। अगर आपको किसी और से पेमेंट करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर व्हाट्सएप में मैसेज करो या कॉल कर लो, आपको जानकारी मिल जाएगी पेमेंट कैसे करना है। बाकी अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे है तो सीधा ही वहाँ से ऐप में ऐसे पेमेंट कर को ज्वाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? इनमें से बताना है कि ऐसे कौन सी शक्ति है वो जो राज्यपाल के पास नहीं होती है ना। राज्यपाल के पास में कौन सी शक्ति दोस्तों नहीं होती है? तो यहाँ पर आपका रहेगा परामर्शकारी शक्ति। ये शक्ति दोस्तों होती है ना, ये राज्यपाल के पास नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? राजस्थान की पहले दोस्तों लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया था, ये किसके नेतृत्व में किया गया था? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी, सबका कमेंट आना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ जी, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहाँ पर तो आपका उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन बी। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? हीरालाल शास्त्री ऑप्शन आपका सही रहेगा। वेरी गुड। अगला पूछा है दोस्तों आपसे, किस वर्ष राजस्थान में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है ना। राजस्थान में विधानसभा की संख्या कितनी कर दी गई दोस्तों? विधानसभा के सदस्य संख्या है वो 200 कर दी गई है। वो किस वर्ष हुई है दोस्तों? तो बिल्कुल ये पहले दोस्तों थे ना 1952 की बात करें तो 1952 में दोस्तों राजस्थान में विधानसभा के सदस्य थे वो थे 160, फिर इसको बढ़ा दिया गया है। अब कितना कर दिया? बिल्कुल अब टोटल दोस्तों 200 कर दिए गए हैं। वर्तमान में अपने कितने हैं? 200 है। तो ये बढ़ा है दोस्तों 1977 में। किस वर्ष? 1977 में इसको बढ़ा दिया गया है। अगला पूछा आपसे, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बात करेंगे जिला न्यायाधीश की। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, वो आपको बताना है। चलिए भाई साहब फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों,
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। कौन करता है यहाँ पर? राज्यपाल, ऑप्शन आपका राइट है। अनुच्छेद 233 के तहत कौन करता है दोस्तों? यहाँ पर राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला पूछा है, राजस्थान का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया? राजस्थान का पहला दोस्तों महिला पुलिस थाना है वो जयपुर में खोला गया दोस्तों। कहाँ खोला गया? जयपुर में। कब खोला गया दोस्तों? 8 मार्च 1969 को खोला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, हैजा रोग का कारण है। ये क्वेश्चन साइंस का दोस्तों, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हैजा रोग का कारण क्या होता है। हैजा रोग का यहाँ पर क्या बताना है आपको? कारण बताना है। तो ये दोस्तों होता है बिल्कुल किससे होता है? बिल्कुल विब्रियो कॉलरा से होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये सही है। अगला पूछा है दोस्तों, HIV के लिए उपयुक्त हार्मोन है। यहाँ पर कमेंट करना है HIV के लिए प्रयुक्त कौन होता है? HIV का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनोडेफिनेटली वायरस। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ह्यूमन इम्यूनोडेफिनेंसी वायरस। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये सही है। अगला पूछा है, भारत में है ना इन्वायरमेंट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? बात करेंगे कि भारत में जो आपका इन्वायरमेंट एक्ट है वो किस वर्ष लागू किया गया। इन्वायरमेंट एक्ट दोस्तों लागू हुआ था बिल्कुल पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए लागू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की रक्षा करना और इसमें सुधार लाना। तो ये लागू हुआ था दोस्तों आपका 1986 में। कब? 1986 ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, जलने पर नीली ज्वाला देने वाला अधातु का नाम बताओ। है ना, इनमें से ऐसी कौन सी अधातु होती है जो जलने पर क्या करती है दोस्तों? जलने पर नीला ज्वाला पैदा करती है। बिल्कुल, ज्वाला कैसे निकलती है? नीली ज्वाला निकलती है। तो वो निकलती है दोस्तों किससे? सल्फर से निकलती है। जब सल्फर को जलाते हैं ना तब क्या होता है? इसमें से दोस्तों नीली ज्वाला है वो निकलती है। अगला है, बोर्ड पर लिखे शब्द साफ दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे मनुष्य के नेत्र दोष का समस्या का समाधान है। जैसे आप कहीं क्लास में बैठे हो और आपको बोर्ड पर लिखे शब्द है वो साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बताओ इसमें कौन सा नेत्र दोष दोस्तों है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों या कोई नहीं? है ना, कोई बच्चा दूर बैठा है, बोर्ड पर उससे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर कमेंट करेंगे कि भाई उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि समाधान क्या रहेगा, उसको अपन कौन सा लेंस देंगे। बताओ फटाफट तरीके से। तो देखिए, नेत्र दोष में एक तो होता है निकट दृष्टि और एक होता है दूर दृष्टि और एक होता है दृष्टि विकृति। निकट दृष्टि में क्या होता है दोस्तों? निकट दृष्टि में किसी व्यक्ति को चीजें है ना वो साफ दिखाई देती है किंतु धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, दूर दृष्टि में क्या होता है? किसी व्यक्ति को दूर की चीजें है ना वो साफ दिखती है लेकिन पास की नजर है वो धुंधली होती है। ठीक है ना, यहाँ पर उल्टा होता है। निकट वाले में क्या होता है? निकट की तो रोशनी क्या है? साफ दिखती है पर दूर की धुंधली दिखती है। और दूर दृष्टि में दूर की चीज़ें साफ दिखती है पर यहाँ पर पास वाली धुंधली दिखती है। ठीक है, इसके लिए अपन लेंस देंगे अवतल लेंस। कैसा लेंस देंगे दोस्तों? अवतल लेंस देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर बच्चे को क्या है, यहाँ पर बिल्कुल बोर्ड का नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर अपन इसको लेंस देंगे अवतल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? व्यक्ति को पास की चीज़ें साफ दिखाई जा रही पर दूर की, पीछे बैठा है व्यक्ति दूर से नहीं दिखाई जा रहा है उसको। ठीक है ना, बोर्ड दूर होता है, बुक होती है पास होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला दोस्तों AI विश्वविद्यालय ना वो कहाँ खोला जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय है ये अपने खोला जाएगा, ये खोला जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला सवाल आपके सामने, भारत का पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? बताओ। तो देखो, इसका उद्देश्य है अहिंसा, आध्यात्मिक जागरूकता, मानवतावाद और वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देना, और ये किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया इसका उद्घाटन। अगला दोस्तों पूछा है, IPL 2025 की विजेता टीम कौन सी है? भाई साहब ये तो सबको पता, IPL सब देखते हैं आजकल, पढ़ाई छोड़ छोड़ के लाइब्रेरी में IPL देखते हैं, तो पता होना चाहिए दोस्तों आपको कि IPL 2025 की विजेता टीम कौन सी है ना।
आईपीएल 2025 की विजेता टीम है वो कौन दोस्तों है? वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। क्या आएगा यहाँ पर? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये तो सबका सही आ रहा है। देखिए अगला सवाल, अगला पूछा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक तैयार की है इसके लेखक दोस्तों कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक थे वो थे श्रीनाथ राघवन। डी आपका राइट है। अगला पूछा है, दुनिया में सबसे प्रदूषित 20 शहरों में से राजस्थान के कितने शहर शामिल है ना? दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में से राजस्थान के कितने शहर शामिल है? तो राजस्थान के इसमें शहर दोस्तों हैं टोटल 3 शामिल है। इसमें 3 शहर दोस्तों इसमें राजस्थान के भी शामिल है। और वो कौन कौन से हैं दोस्तों? श्रीगंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़। ठीक है ना, ये राजस्थान के बिल्कुल 3 शहर है, वो विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। अगला है, राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? बताओ भाई, राजस्थान हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश है वो किसे बनाया गया है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य नया न्यायाधीश बना है वो है जस्टिस श्री राम। जस्टिस श्री राम उत्तर आपका राइट है। देखिए दोस्तों, तो ये अपनी क्लास थी। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कैसी है आपकी क्लास रही है साथियों। आई होप कि ये क्लास पसंद आई होगी आपको। ऐसी ऐसी क्लास मैं डेली लेके आता रहता हूँ। ठीक है ना, कल की क्लास में हिंदी भी साथ में लाऊंगा, पूरा पेपर लेके आएंगे, बढ़िया पढ़ाई करेंगे दोस्तों। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो भाई। देखो लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट एक बार क्या करो सभी वीडियो को दबा के लाइक करें दोस्तों। ठीक है, और जो कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा जिसने भी, तो सारे कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से कोर्स ज्वाइन कर लो और शानदार घर बैठे पढ़ाई करो। बिल्कुल गणित। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन क्या है, अब अपन दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।